हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर, दैट इज वीकली करंट फेयर। और ये पहले हफ्ते के हैं अगस्त के, मतलब हम लगभग 1 से लेके 8 अगस्त 2026 तक के करंट फेयर्स को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर है। हम टोटल 60 करंट फेयर्स को कवर करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है और ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा 23 हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के तौर पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में डिक्लेयर किए गए हैं और ये जम्मू कश्मीर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत जो है डिक्लेयर किए गए हैं। और 23 के 23 आप यहां पे देख सकते हो, एक लिस्ट यहां पे बनी पड़ी है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो नहीं है, तो आपको ऑप्शन देख के जो है वो आइडिया होगा, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़े होंगे तो आपको याद रहेगा। तो जैसे कि वाइट मैत्रेय बुद्धा है, मैत्रेय बुद्धा रॉक कार्विंग एट शे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से जो साइट्स हैं जिसको हमने बचा के रखना है। तो आगरा फोर्ट ऑब्वियसली लद्दाख में स्थित नहीं है, तो आंसर तो यहां से क्लियर है कि क्या होगा, 5 होगा। तो 23 हेरिटेज साइट लद्दाख में रिसेंटली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के तौर पे डिक्लेयर की गई हैं, आपने याद रखना है। कॉम्पिटियर फाउंडेशन रिपोर्ट, तो एक कॉम्पिटियर फाउंडेशन रिपोर्ट जारी की गई है जिसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म्स रैंकिंग के तौर पे जाना जाता है। 2023 की ये रैंकिंग जारी की गई कि इंडिया ने कितने रिफॉर्म्स जो हैं वो किए हैं, जहां उन्होंने अपने बेस लेवल पे कितने रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया ने किए हैं। तो इंडिया का स्थान जो है वो 57 है। इसमें आप खास तौर से याद रखो, ये है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिफॉर्म्स रैंकिंग। तो पहले इंडिया का स्थान अगर 2010 में देखोगे तो 82वां स्थान था, 82nd नंबर पे था इंडिया। अब 57वें नंबर पे आ चुका है, 57th नंबर पे आ चुका है। पिछले 13 सालों में 25 स्थान की इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि कई तरह के ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने रिफॉर्म्स किए हैं। इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म स्पेशली किए गए हैं। सही स्टेटमेंट बताने हैं, कैंडियर ह्यूरॉन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन लीडर्स लिस्ट जो है वो जारी की गई है। कैंडियर जो कि एक आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वेलरी ब्रांड है, एक लग्जरी ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड है। तो देख लेते हैं कौन सी लिस्ट के अंदर कौन सा रैंक जो है वो इंडिया का है। लिस्ट ने 117 औरतों को शामिल किया गया है अलग अलग 12 कैटेगरी के अंदर, जिनकी टोटल वैल्यूएशन जो है वो 39 ट्रिलियन रुपीस है, या आप कह सकते हो 39 लाख करोड़ है। तो बिल्कुल सही है, 117 औरतों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है वो रोशनी नडार मल्होत्रा का है, जो कि चेयरपर्सन है एचसीएल टेक्नोलॉजी की। तो पहला तो बिल्कुल सही है। प्रिया नायर टॉप दी वेल्थ मल्टीप्लायर्स कैटेगरी, यहां पे गलत है, क्योंकि मैं अभी आपको बता के हटाऊं कि वेल्थ मल्टीप्लायर्स कैटेगरी के अंदर जो है वो रोशनी नडार जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। प्रिया नायर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, वो प्रोफेशनल सीईओ कैटेगरी के अंदर टॉप करती हैं। तो प्रोफेशनल यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, प्रोफेशनल सीईओ कैटेगरी के अंदर प्रिया नायर हैं और रोशनी नडार जो है वो वेल्थ मल्टीप्लायर कैटेगरी के अंदर है। बी गलत हो गया। शीतल देवी जो कि यंगेस्ट ऑनरी हैं 19 साल की, और रजनी बेक्टर जो कि ओल्डेस्ट ऑनरी हैं 86 साल की। तो जो 117 की ये लिस्ट आप देख रहे हो, इसमें सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, रजनी बेक्टर, और सबसे यंगेस्ट कौन है, शीतल देवी। ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए एंड सी। तो ए का आंसर होगा। कौन सी कंट्री ने यूनाइटेड नेशन को नोटिफाई कर दिया है कि भाई वो रोम स्टैट्यूट से जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं और अपनी मेंबरशिप जो है वो एंड कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेके। तो रोम स्टैट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है कि रोम स्टैट्यूट के तहत ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो है वो बनाया गया था। और इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो बाहर निकल जाएगी, वेनेजुएला। अब उन्होंने कह दिया, तो लगभग 1 साल का प्रोसेस है, इससे वो बाहर निकल जाएंगे। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी जो फैसला होगा वो उनके ऊपर लागू नहीं होता और वो उससे बाहर निकल जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिले कर दिया इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी चीज को, ये है रिवाइज्ड बासल 3 पिलर 3 डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। ये जो डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है, ये स्पेशली आप कह सकते हो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, ये कमर्शियल बैंक्स को और पेमेंट बैंक्स के लिए होते हैं, जिसमें उन्होंने बताना होता है कि कितना क्रेडिट रिस्क रहेगा, कितना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रहेगा। तो उन चीजों को लेके तो ये पहले इंप्लीमेंट होने थे बासल 3 पिलर 3 नॉर्म्स। ये अब जो हैं वो 1 अप्रैल 2027 से होंगे, लेकिन इससे पहले ये 30 सितंबर 2026 को इंप्लीमेंट हो जाने थे। लेकिन अब इसको 6 महीने के लिए जो है वो और डिले कर दिया। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितने महीने के लिए और डिले कर दिया है।
कितनी लोन अमाउंट अप्रूव की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को लेके? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए, ताकि जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, खास करके अगर आप देखोगे हमने ई मोबिलिटी के ऊपर फोकस जो है वो करना है, और इसके लिए स्पेशली अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फंड जो है वो बनाया गया, और इसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कितने पैसे डालेगा? $1 बिलियन जो है वो डालेगा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। उस शिपयार्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताना है जिसने इंडियन नेवी की सेकंड इंडिजीनियस ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल का निर्माण किया है, जिसका नाम है निपुण। यह आपने कीवर्ड याद रख लेना है। ये सेकंड इंडिजीनियस डाइविंग स्पोर्ट वेसल है, मतलब हमने खुद बनाई है, और इसको इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल किया है, और ये किसने बनाई है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। आंसर क्या होगा? 4 होगा। इसका नाम है निपुण। निपुण का मतलब आपको पता ही है, सर्वगुण संपन्न, सभी तरह से जो है वो अच्छा होना, उसको हम बोल देते हैं निपुण। 118 मीटर लंबी ये वेसल है जो कि डिस्प्लेस करती है पानी को 8560 टन, और ये इंडिया की पावर को बढ़ाएगा। अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले एक आईएनएस निस्तार है, या निस्तर कह देते हैं हम, तो अदरवाइज दूसरी हमारे पास कौन सी हो जाएगी? आईएनएस निपुण। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। उस इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। 12 साल का उनका करियर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और ये हैं वन एंड ओनली अजिंक्य रहाणे। आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, अजिंक्य रहाणे जो है वो संन्यास ले चुके हैं। 12 साल का इनका लंबा करियर रहा, 2011 से 13, और 195 इंटरनेशनल मैचेस खेले अलग अलग कैटेगरी के अंदर, वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस के लिए खास तौर से इनको जाना जाता था। इंडिया एक्सपैंडेड इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कि यार डिजिटली हम बहुत ज़्यादा सशक्त हो चुके हैं, खास करके अगर आप देखोगे यूपीआई को लेके, या आप कह सकते हो क्यूआर कोड को लेके, तो हमने कई कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कई तरह के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बाकी कंट्रीज के साथ भी शेयर कर सकें, जैसे कि यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी जो चीज़ें हमने अच्छी स्टार्ट की हैं। कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को लेके टाई अप किया है? और ये टोटल कंट्रीज हैं दोस्तों 24। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो 24 कंट्रीज के साथ इंडिया ने अलग अलग तरह से एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें डिजिटल फ्रेमवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, ताकि हम इनक्रेडिबल इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट कर सकें, हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकें, हमारे कल्चरल, स्पिरिचुअल, नेचुरल या वेलनेस डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर सकें। तो इससे क्या होगा? टूरिज्म से जो है बाहर से इंडिया में बहुत से लोग जो है वो उसको देखने आएंगे, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और ये स्पेशली टाई अप हुआ है हमारी एयरलाइन इंडिगो के साथ। आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। तो इंडिगो के साथ एक ग्लोबल नेटवर्क बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ताकि अलग अलग जगहों को डेवलप किया जा सके टूरिज्म के बेसिस पे, और टूरिज्म इंडिया के अंदर बढ़ सके। तो इनक्रेडिबल इंडिया इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम को लेके, जिसमें असिस्टेंस टू द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन वो भी बढ़ाया गया है, और यूनियन कैबिनेट ने इनको अप्रूव किया है। तो 2 चीजें हैं, एक तो एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम, और एक है असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। पहला स्टेटमेंट है एक्सपेंडेड फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि छोटे बच्चे हैं वहां से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, ताकि स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ाया जा सके। एक तो बच्चों को छांटना है, और दूसरा है बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ाना है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट कैटेगरी जो है वो नई इंट्रोड्यूस कर दी है खेलो इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर, ताकि जो एग्जिस्टिंग खेलो इंडिया एथलीट प्रोग्राम है उसको और बढ़ाया जा सके, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी आगे लेके आ सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने साथ ही साथ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम को भी जो है वो बढ़ा दिया, ताकि उसमें पैसा और दिया जा सके, स्पोर्ट्स को बेहतर किया जा सके, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 5 साल का रखा गया है, ताकि इंडियन स्पोर्ट्स को बेहतर किया जा सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा ऑल ABC। याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्कीम आपको पूछा जा सकता है। कितना आउटले है? 36,441 करोड़ रुपए का है, और 5 साल के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। सही स्टेटमेंट बतानी है समुंदर मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को लेके। हमने इसके लिए ऊपर स्पेशल एक वीडियो भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। समुंदर मंथन, यहां से आपको क्वेश्चन खास करके स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं।
समुद्र मंथन स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक। बिल्कुल सही है, 5 साल के लिए इस स्कीम को जो है वो स्टार्ट किया गया है। टोटल आउटले 84,084 करोड़ रुपए जो है वो रखा गया है। समुद्र मंथन मतलब नाम से पता लग रहा है समुद्र के अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हो गैसेज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल्स हैं, उनको हमने बाहर निकालना है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट पैसा शेयर करेंगे 60 और रेशो 40 के अंदर। ये गलत है क्योंकि ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा जो है वो चलाई जाएगी और 100% पैसा जो है वो सेंटर देगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका मेन मकसद यही है कि डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, क्योंकि बाहर से लेते हैं हम ऑयल और गैस, तो डोमेस्टिकली गैस एंड प्रोडक्शन को हम नियरली 62 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट या से लेके 80 मैट्रिक मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट तक लेके जा सकें, हमारी एक्सप्लोरेशन हो सके, हम नीचे से उन मिनरल्स को, उन मटेरियल्स को निकाल सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें फायदा भी जरूर देगा। आने वाले 3-4 साल के अंदर आप इसका फायदा देखोगे। तो ए और सी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। नाम से पता लग रहा है सूर्य सरोवर मतलब हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको चलाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बता चुका हूं कि किसके लिए होगा। ये होगा हमारे लिए फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स को लेके। तो याद रखना है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, टोटल पैसा इसमें खर्च किया जाएगा 5,070 करोड़ रुपए। 5,000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जो है वो हमने इंस्टॉल करनी है। तो फ्लोटिंग सोलर्स लगाए जाएंगे ताकि सूर्य से हम बिजली को पैदा कर सकें और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेवलपमेंट टारगेट्स हैं हम उनको पूरा कर सकें। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेके? तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिसेंटली इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया गया है, 5 साल के लिए इसको आगे कर दिया है। यूनियन कैबिनेट ने इसको एक्सटेंड किया है। तो देख लेते हैं कौन सी बात सही है। इस स्कीम को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% फंडिंग सेंटर गवर्नमेंट देंगी। अभी हमने समुद्र मंथन स्कीम को देखा, किसान सूर्यघर बिजली योजना को देखा, तो इसमें ज्यादातर पैसा जो है वो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। 100% जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बिल्कुल सही है। स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस 1 साल के अंदर 9,000 रुपए दी जा रही है, नहीं, ये 6,000 रुपए हैं। 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 3,000 नहीं, 2,000 की इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब सीधा अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। बिल्कुल गलत हो जाती है स्टेटमेंट क्योंकि 9,000 नहीं 6,000 रुपए दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4.47 लाख करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में डाले हैं। ये 23वीं इंस्टॉलमेंट थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपने याद क्या रखना है कि इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये 2031 तक चलेगी, 2030-31 तक, और इसमें टोटल पैसा और लगाया जाएगा 3.15 लाख करोड़ रुपए। इसका टोटल बजट और रखा गया है। तो ये आपने खास तौर से याद रखना है कि इसको बढ़ा दिया है। ए और सी इसका आंसर होगा। उस इंश्योरेंस फ्रेमवर्क का नाम बताना है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया और इंडिया का पहला सॉवरेन बैक्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, जो कि लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। और यह हमारे पास भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब से क्राइसिस चल रहा था, वॉर्स हो रही थी, तो उसमें शिपमेंट्स को लेके, शिप्स को लेके बहुत ज्यादा इंश्योरेंस जो वैल्यू की है जरूरत थी। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज करेगा अप टू $1.5 बिलियन। तो ये सॉवरेन गारंटी थी इसमें 12,980 करोड़ रुपए की, और ये 12 मई 2026 से स्कीम को स्टार्ट कर दिया है ताकि अनइंटरप्टेड मैरीन इंश्योरेंस कैपेसिटी को दिया जा सके और इंडियन शिपिंग जो कि इंडस्ट्री है उसको रिस्क से किसी तरह से बचाया जा सके। जो मैरीटाइम रिस्क है उससे एश्योरेंस दी जा सके कि सरकार जो है वो आपके साथ है, आप जो है पूरा काम जो है वो कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। सही स्टेटमेंट बतानी है जो 48 सेशन हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। सबसे पहले आपने याद रखना है इसका नंबर, 48 नंबर की मीटिंग हुई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की एक साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहां पे हुई है ये मीटिंग? ये बुसान साउथ कोरिया के अंदर इस मीटिंग को किया गया। ये आपने खास तौर से याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस जो मीटिंग के अंदर 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया गया। ये याद रखना है, टोटल पूरे वर्ल्ड में 25 साइट्स को और ऐड कर लिया है। अब टोटल साइट्स जो हो गई हैं वो 1273 हो गई हैं, और टोटल कंट्रीज कितनी है? 173 कंट्रीज में 1273 साइट्स हो गई हैं। तो जिसमें 25 में 19 कल्चरल हैं, 5 नेचुरल और एक मिक्स साइट्स का दर्जा जो है वो दिया गया है। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है।
और इंडिया की कौन सी साइट शामिल की गई है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा। सारनाथ साइट जो है वो इंडिया की शामिल की गई है। यूनेस्को ने 3 साइट्स को इमरजेंसी बेसिस पे जो है वो ऐड किया गया है। एक तो है बोमा बेंडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप जो कि साउथ सूडान का है, माउंट एमल कैसल्स जो कि लेबनान का है, और सेबेस्टिया ये स्टेट ऑफ पैलेस्टीन का है। तो इसको भी शामिल किया गया इमरजेंसी कैटेगरी के अंदर, ये बिल्कुल सही है। हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना जो कि ऑस्ट्रिया में शामिल है, उसको रिमूव कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से निकाल दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसको बाहर निकाला गया है। हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना को बाहर निकाल दिया है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया की साइट खास तौर से आपने याद रखनी है, सारनाथ को इसमें शामिल किया गया है। अब इंडिया के अंदर टोटल साइट्स कितनी हो गई हैं? टोटल साइट्स जो हैं वो 45 हो गई हैं, और केवल यूपी के अंदर 4 हो गई हैं। ये यूपी के अंदर है सारनाथ, तो ये याद रखना है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी होगा। उस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम बताना है मालदीव्स का, जो कि इंडिया के यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बेस पे उसको साथ में इंटीग्रेट करके उसको साथ में मिला के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आप आसानी से कर सकते हो। तो इंडिया मालदीव्स दोनों कंट्री में रिलेशन भी बढ़ेगा, और साथ ही इसका नाम है फवारा। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो फवारा मालदीविया का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, ये आपने खास तौर के याद रखना है। तो मालदीव्स के लिए जो करेंसी है वो बेसिकली मालदीवियन रुपया है। तो अब आप आराम से जो है वो पैसे को इधर उधर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज में ट्रेड भी बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और खास करके जो एनआरआईज हैं जो दोनों कंट्रीज के उनके हमारे और हमारे उनके रह रहे हैं, तो उनको भी पैसा ट्रांसफर करना आसान रहेगा। किसको 54th डायरेक्टर जनरल लगाया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी औरत को इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। आंसर क्या होगा? 2 होगा। वर्षा अशोक 54th डायरेक्टर बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। 176 साल की हिस्ट्री में पहली वुमेन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगी। इससे पहले असित साहा जी थे, जो कि 2024 से लेकर 26 तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, लेकिन अब बनी है वर्षा अशोक जी। वर्ल्ड फिनटेक डे, वर्ल्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल डे जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में इसको मनाया जाता है? बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए। और ये पर्सन है कॉस्मो दे मेडिसी। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। कौन है ये पर्सन? कॉस्मो दे मेडिसी जो है वो इटालियन बैंकर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और उनका देहांत 1 अगस्त 1464 को हुआ था। तो उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले शुरुआत की थी, उसको मॉडर्नाइज करने की शुरुआत की थी। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी पे जो है वो हम इस दिन को मनाना स्टार्ट किया था हमने, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्ल्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल डे। याद रखना है, ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को किस तरह से ग्रो करना है उसके ऊपर हम काम कर सकें, और हम किस तरह से आजकल की टेक्नोलॉजी को उसके साथ लेके चल रहे हैं। जैसे एआई हो गया, हम कह सकते हैं डेटा सेंटर्स हो गया, मशीन लर्निंग होगी, तो उनको साथ में लेके हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को और बेहतर कर रहे हैं। तो याद रखना है, वर्ल्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सी स्टेट जो है वो टॉप स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने विंड एनर्जी कैपेसिटी को सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया है? और आप कह सकते हो स्टेट के अंदर 16,086 मेगावाट बिजली केवल विंड एनर्जी से जो है वो आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से डाटा रिलीज किया गया है। तो कौन सी स्टेट होगी? तो आप देख सकते हैं यहां पे पहला दर्जा जो स्थापित किया है वो गुजरात ने किया है। 16,086 मेगावाट एनर्जी ये सिर्फ विंड एनर्जी से पैदा करते हैं। ये 30 जून 2026 तक का डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इसको रिलीज किया गया है। तो विंड पावर जनरेशन स्टेट की 33,706 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच चुकी है 25-26 तक, और ये लगभग इंडिया का 1/3 33% जो एनर्जी लेवल है विंड का वो कवर करती है। तो देखो गुजरात कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट होगी हमारे लिए कि 1/3 विंड एनर्जी केवल गुजरात ही प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, तीसरा कर्नाटक का है, यह आप खास तौर से याद रख सकते हैं। उस इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम बताना है जो कि डबल्स टाइटल जीते हैं। 2 प्लेयर्स जो डबल टाइटल जीते हैं, क्योंकि डबल्स का टाइटल है बोन ओपन 2026 का। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि किसने इसको जीता है, और ये हैं रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इन्होंने डबल्स टाइटल जीत लिया है बोन ओपन का। इंडियन पेयर जो है इन्होंने इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम हेनोन को हराया है। तो ये आप खास तौर से याद रखते हैं 2-3 चीजें, बोन ओपन 2026, और ये टूर्नामेंट में डबल्स जो टाइटल है वो तमिलनाडु के टेनिस प्लेयर है रामकुमार रामनाथन एंड विजय सुंदर प्रशांत जिन्होंने इसको जीता है।
कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का दौरा करके आए हैं, तो देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। पहली है कि उन्होंने नींव पत्थर रखा है कई प्रोजेक्ट्स का जिसकी टोटल कॉस्ट 17,900 करोड़ रुपए है। सिंपल है, आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश के अंदर गए 17,900 करोड़ रुपए के कई तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि सेमीकंडक्टर को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, पावर ट्रांसमिशन को लेकर उन्होंने वहां पे नींव पत्थर जो है वो रखे हैं, उनकी शुरुआत जो है वो की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कहां पे? भोगापुरम में, जो कि मैसूरू में स्थित है, कर्नाटका में। यहां पे थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि एलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भोगपुरम में जरूर स्थित है, लेकिन भोगपुरम जो है वो मैसूरू में नहीं है। ये कहां पे है? विजिनाग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। विजिनाग्राम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आंध्र प्रदेश में उन्होंने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का उद्घाटन किया। ये जरूर मैसूरू कर्नाटका में उन्होंने किया है, ये आपने खास तौर से याद रखना है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का हिस्टोरिक एक विजिट था। आपको शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो नवंबर 1892 में वो मैसूरू का दौरा करके गए थे, तो उसकी याद में ये कल्चरल सेंटर वहां पे खोला गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो गलत है वो बी है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। सही स्टेटमेंट बतानी है। 56th फाउंडेशन डे जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मनाया गया, तो उसको लेके सही स्टेटमेंट कौन सी है, तो एक बार देख लेते हैं। कपास दर्शन बुलेटिन, उसका उद्घाटन किया गया 56th फाउंडेशन डे इवेंट जो कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। और ये कहां पे मनाया गया? छत्रपति शांबाजी नगर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पे इसको मनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है। इंप्लीमेंटेशन की गई एक रोड मैप की जिसकी टोटल कॉस्ट है 5659 करोड़, 5659 करोड़, कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेके। तो इसका नाम रखा गया कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति। तो ये अनाउंस किया गया ताकि हम कपास की खेती को और बढ़ा सके, कॉटन इंडस्ट्री को और मजबूत कर सकें। ये बिल्कुल सही है। 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं बेसिकली कॉटन क्वालिटी को लेके, ट्रेसेबिलिटी को कि कहां कहां पे कॉटन की खेती कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना कर सकते हैं, और किस तरह से मार्केट को बेहतर किया जा सकता है कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ा के, और क्लाइमेट स्मार्ट कल्टीवेशन को लेके ताकि क्लाइमेट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सारी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा इसका? 5 होगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है? गिरिराज सिंह जी हैं, ये आप खास तौर से याद रख सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का डिजिटल असेसिबिलिटी फ्रेमवर्क को लेके और गरुड़ा फ्रेमवर्क को लेके। तो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं सेबी के इस इनिशिएटिव को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है। सेबी ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है कि वो असेसिबिलिटी ऑडिट्स जो होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, उसको जो है वो कब तक कर सकते हैं, उसकी फाइंडिंग्स कब तक शेयर कर सकते हैं? 31 अक्टूबर 2026 तक शेयर कर सकते हैं। डिजिटल असेसिबिलिटी फ्रेमवर्क की जो फाइंडिंग्स हैं वो पता करनी है, उसको देखना है, ठीक करना है। 31 अक्टूबर 2026 उसकी लास्ट डेट है, 31 दिसंबर नहीं है, अक्टूबर है। ये स्टेटमेंट गलत है। सेबी ने लॉन्च किया है ग्रीन चैनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, उसको रोल आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ नेमिंग रिक्वायरमेंट भी जो है वो कई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो ये बिल्कुल सही है। एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो अपनी नई स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, जैसे ही उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम जो है वो फाइल कर दिया है, मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट जो फाइल कर दिए हैं, उसके बाद 10 वर्किंग डेज के अंदर वो अपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और जो नई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो आएंगे, अभी ये तो पुराने की बात हो रही थी, जो आएंगे, पहली स्कीम उन्होंने लॉन्च करनी है तो वो सेबी की रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर सकते हैं, या 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कर सकते हैं, जैसे ही वो प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम जो है वो फाइल करेंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 10 वर्किंग डे ये खास तौर से याद रखना है। इससे पहले ये 30 होता था, इससे पहले 60 दिन भी होता था, तो इसलिए आपने खास तौर से याद रखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट बी और सी होगा। आंसर 2 होगा। कौन सी स्टेट है जिसका पुराना एक आर्ट पिथोरा पेंटिंग, उसको जीआई टैग जो है वो स्पेशली दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को पता होगा कि पिथोरा आर्ट पेंटिंग्स जो हैं वो गुजरात से बिलोंग करती हैं। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरह की पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, ये पिथोरा आर्ट है। और इससे पहले ओंजा क्यूमिन और फेनल को भी जो है वो गुजरात से जीआई टैग जो है वो रिसेंटली मिल चुका है। हमने इस क्वेश्चन को कवर भी किया था। उस अथॉरिटी का नाम बताना है जिसके चेयरपर्सन के राजारमन जी का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 24 अक्टूबर 2028 तक उनका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया है।
और ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, जो कि गुजरात में स्थित है। तो चेयरपर्सन के राजा रमन जी, इनका टेन्योर जो है वो 27 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये 24 अक्टूबर 2028 को अब जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन रहेंगे। फिफ्थ और फाइनल डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट को इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया है तीतागढ़ कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। उसका नाम बताना है और उसका नाम है DSC A24। DSC मतलब डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट 24। तो ये आपने याद रखना है, फिफ्थ एंड फाइनल डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट था, जो कि मैसर तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है और इसको इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आपने नाम याद रखना है DSC A24। ये रहा इसका चित्र, आप यहां से देख सकते हैं। सही स्टेटमेंट बतानी है 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके, जो कि 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में हुई ग्लासगो स्कॉटलैंड में। सबसे पहले 2-3 चीजें इसमें खास तौर से आपने याद रखनी है। इसका एडिशन 23 नंबर का एडिशन था। 23 जुलाई से 2 अगस्त, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये याद रखना है कहां पे हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। कंट्री कौन सा था, स्कॉटलैंड। तो ये आपको 2 चीजें पूछा जा सकता है। फिर इसमें पूछा जाएगा इंडिया के द्वारा टोटल कितने मेडल जीते गए। 39 मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए हैं, जिसमें 13 गोल्ड शामिल हैं, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और इंडिया का ओवरऑल स्थान कौन सा है, चौथे स्थान पे रहा है इंडिया पूरी मेडल टैली में। बहुत ही अच्छा रैंक जो है वो इंडिया का रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टॉप कंट्री कौन सा रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा। इंग्लैंड टॉप पे भाई नहीं है, टॉप पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे। ऑस्ट्रेलियन टोटल 171 मेडल जीते हैं। देखो कितने मेडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए। 171 मेडल जीते हैं, जिसमें 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो शामिल है। दूसरा स्थान इसमें इंग्लैंड का रहा है और तीसरा स्थान जो है वो कनाडा का रहा है। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जो है वो हमारे पास इंग्लैंड का और तीसरा स्थान जो है वो कनाडा का रहा है। चौथा इसमें स्थान इंडिया का रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहां पे गलत हो जाती है। ऑफिशियल मैस्केट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या रहा, ये ऑफिशियल मैस्केट आप देख सकते हो, ये है फिनी, एक ग्लासवेजियन यूनिकॉर्न, जो कि एक फिनिस्टॉन क्रेन और ग्लासगो आइकॉनिक ट्रैफिक कॉन्ट एडिशन को लेके जो है वो आगे बढ़ाया गया। तो याद रखना है, एक मैस्केट का नाम है फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न की तरह दिखता है। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहां पे सही स्टेटमेंट केवल क्या होगी, B एंड C। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। इंडिया की GST कलेक्शन जो है वो बढ़ चुकी है। रिकॉर्डेड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है 15.4% का। कितनी अमाउंट तक पहुंच गई है, जो प्रोविजनल डाटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज किया गया है। स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो। 2.11 लाख करोड़ रुपए की GST कलेक्शन जो है वो टोटल हुई है। 15.4% की वृद्धि जो है वो इसमें देखी गई है। तो अगर पिछले साल की तुलना में देखोगे 1.83 लाख करोड़ थी, लेकिन इस बार देखोगे 2.11 लाख करोड़ जो है वो हो चुकी है। सही स्टेटमेंट बतानी है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसने 1 साल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये 1 अगस्त 2025 को स्टार्ट की गई थी। 31 जुलाई 2027 तक ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। इसका टोटल खर्चा जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है, या आप कह सकते हो 99,446 करोड़ रुपए जो है वो इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। लगभग 72 लाख पहली बार एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट की गई हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 72 लाख उन युवाओं को रोजगार दिया गया है जिनके पास रोजगार नहीं था, और उन्होंने वर्कफोर्स को ज्वाइन किया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को अलग से इंसेंटिव दिए जाते हैं, और साथ ही एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट दिया जाता है जो उनको रोजगार जो है वो प्रदान करते हैं। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही निकली। तो आंसर क्या होगा, ऑल ABC, 5 जो है वो इसका आंसर होगा। ग्लॉ लेक, जो कि डेजिग्नेट की गई है इंडिया की 101वीं रामसर साइट। रामसर साइट कह लो, वेटलैंड कह लो। तो रामसर साइट बेसिकली, रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, तो उससे ये रामसर नाम पड़ा था। तो रामसर लिस्ट है एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, जो वेटलैंड्स हैं वो एक लिस्ट जारी होती है। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971 के तहत ये लिस्ट जारी की गई है, और इसमें एक लेक को शामिल कर लिया है, ग्लॉ लेक को। और ग्लॉ लेक कहां पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो हमने इसको इन्वायरमेंटल बेसिस पे इस लेक को बचा के रखना है। फ्रेश वाटर लेक जो है उसके बेसिस पे इसको बचा के रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये कमलांग टाइगर रिजर्व के पास जो है वो स्थित है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। 20 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। यूपी दूसरे नंबर पे, यूपी में 13 हैं। फिर तीसरे पे पंजाब, बिहार और उड़ीसा इकट्ठा आता है, क्योंकि 6-6 साइट्स जो हैं वो तीनों स्टेट्स में शामिल हैं।
नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त 2026 में, ताकि जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ ना जाए और हम कई और एक्टिविटीज में शामिल हो जिसके कारण देश की तरक्की हो। ये कितने वीक्स का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये 100 सप्ताह का एक प्रोग्राम है जिसमें युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि हमने किसी और काम में, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, लाइक हमने रोजगार की तरफ जाना है और ड्रग फ्री यूथ की तरफ लेके जाना है ताकि देश की तरक्की हो सके। और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम इनिशिएटिव को स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये पहले भी किया गया आपको अगस्त 2020 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो 100 सप्ताह का नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने एमओयू साइन किया है इसरी इंडिया के साथ, ताकि एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हम अपना डेवलप कर सकें जिसमें इंटेलिजेंस एंड जियोस्पेटियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस हम इंडिया को दे सकें, खास करके डिफेंस सेक्टर के तौर पे। और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है, याद रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो एक इंडिजीनियसली डेवलप करना है हमने जीआई सिस्टम, ताकि अलग अलग जगह पे हम इसको स्टार्ट कर सकें और इसको इंडियन डिफेंस सेक्टर में लगाना है ताकि हमारा अपना ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, हम किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और कोई भी डाटा हमारा किसी और के पास ना जाए। तो इसमें सहायता करेगी इसरी इंडिया कंपनी। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेके। ये थोड़ा सा इंडिया के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का स्थान बहुत बुरा है। आप हैरान रह जाओगे, नीचे से दूसरा स्थान है, मतलब 176वां रैंक है 177 कंट्रीज में से, नीचे से दूसरा रैंक है। और केवल इंडिया से नीचे एक ही कंट्री है अगर आप देखोगे, वो है लाओस। कंबोडिया के पास आप देख सकते हो लाओस, तो वहां पे आप कह सकते हो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। और नीचे से दूसरा स्थान इंडिया का, इवन बांग्लादेश का स्थान इंडिया से अच्छा है, 175 है। और माली इंडिया से अच्छा है, वियतनाम इंडिया से अच्छा है। तो आप देख सकते हो जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें रैंकिंग बहुत ही ज्यादा खराब है अगर आप इन्वायरमेंट को लेकर देखोगे। तो इंडिया का रैंक 175 नहीं 176 है। और तीसरा नहीं भाई, दूसरा लोएस्ट नेशन है जिसका ओवरऑल स्कोर जो है वो 22.46 है, 22.46। और इवन एवरेज देखोगे तो 31.81 है, उससे भी कम है 22.40। बहुत ही बुरा रैंक इंडिया का आया, लेकिन स्टेटमेंट गलत है, 176वां रैंक है। एस्टोनिया टॉप करता है, सबसे अच्छा इन्वायरमेंटल रैंक जो है वो एस्टोनिया का है। और दूसरा स्थान इसमें लग्जमबर्ग का है, तीसरा स्थान जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है। ये भी आप खास तौर से याद रख सकते हो कि एस्टोनिया टॉप करता है। लाओस बिल्कुल नीचे है, 21.78 जो है वो लाओस का स्कोर है। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी सही है, बी और सी। इंडिया का स्थान याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। उस पैसिफिक आइलैंड कंट्री का नाम बताना है जिसने अपने आप को रीनेम कर लिया है, अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया और अपना नाम रख लिया रिपब्लिक ऑफ नायरो। और इससे पता लग रहा है कि उनका इंडिजीनियस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, जो पुराना उनका चलता आ रहा है नेशनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित करने के लिए नाम में चेंज किया गया है। तो पहले इनका नाम था नाउरू, अब इन्होंने नाम कर लिया रिपब्लिक ऑफ नायरो। तो ये आपने खास तौर से याद रखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। उस प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताना है जिसने मैक्स फॉर सीनियर्स और मैक्स फॉर हर सेविंग अकाउंट जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो मैक्स फॉर सीनियर नाम से पता लग रहा है ये आप कह सकते हो कि एज्ड लोगों के लिए है। मैक्स फॉर हर मतलब वुमेन के लिए है, तो सीनियर सिटीजन और वुमेन के लिए ये अकाउंट स्टार्ट किए गए हैं। और ये स्टार्ट किए HDFC बैंक लिमिटेड ने, तो इनको स्पेशल बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। खास करके इसमें एक नई चीज जो है वो सीनियर्स के लिए की गई है, साइबर इंश्योरेंस दिया गया है, ताकि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, अपने अकाउंट को लॉक करना है, आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। 25,000 रुपए तक का साइबर इंश्योरेंस जो है वो इसमें दिया जाता है। FD में आपको पता ही है थोड़ा सा ब्याज जो है वो सीनियर सिटीजन को ज्यादा दिया जाता है। उस पर्सन का नाम बताना है जिसको एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे नियुक्त किया गया है। ये एज ए विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में काम कर रहे थे। एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिश्नर इनको लगाया गया है और ये हैं AS राजीव। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो 3 अगस्त 2026 को जो है इन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे इनको नियुक्त किया गया, लेकिन एक्टिंग है अभी परमानेंट तौर पे नहीं लगाए गए हैं। तो परमानेंट तौर पे अगर और नहीं मिलता तब तक ये अपना चार्ज जो है वो ऐसे ही रखेंगे। उस पर्सन का नाम बताना है जिसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को देख सके और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट को देख सके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने नाम याद रखना है। इनका नाम है मनीषा चक्रवर्ती जी, जिनको लगाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
आरबीआई का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। दो डिपार्टमेंट्स को संभालेंगी, फॉरेन एक्सचेंज और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट को। उस इंडियन स्क्वैश प्लेयर का नाम बताना है जो कि इंडिया का पहला प्लेयर बन चुका है जिसने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है और इजिप्ट की रकोना सलेम को उन्होंने हराया है। और ये कहां पे हुई थी? ये नियाग्रा ऑन द लेक कनाडा में ये चैंपियनशिप हुई थी। इसका फाइनल जो है वो वहां पे हुआ था। और ये प्लेयर है हमारे पास, ये हैं अनहत सिंह। तो अनाहत सिंह कह सकते हो, अनहत सिंह कह सकते हो। 18 साल की हैं केवल और पहली इंडियन बन चुकी हैं जो वुमेन सिंगल टाइटल जीतती हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, जो कि कहां पे हुई? कनाडा के अंदर हुई। नाम याद रखना है, अनहत या अनाहत सिंह। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश के साथ। तो एक कंट्री ने एक स्टेट गवर्नमेंट की विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है और ताकि वो अपने लाइक आप कह सकते हो स्मार्ट मोबिलिटी जैसे ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर सके, अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम कर सके, डिजिटल इनोवेशन के ऊपर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काम कर सकें। और ये कंट्री है रशिया। तो रशिया ने ये एग्रीमेंट किया, स्पेशली आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ मॉस्को, उनकी भी स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप किया है और ये किया है आंध्र प्रदेश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिसका नाम है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ताकि कई एरियाज को मजबूत किया जा सके। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उस इंडियन साइकिलिस्ट का नाम बताना है जो कि पहली इंडियन महिला बन चुकी हैं जो कि टूर दे फ्रांस फेमिस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और ये हुआ कहां पे था? स्विट्जरलैंड के अंदर। ये आपने खास तौर से नाम याद रखना है, इनका नाम है हर्षिता जाखड़। आंसर क्या होगा? 2 होगा। पहली इंडियन महिला साइकिलिस्ट जिनका नाम है हर्षिता जाखड़ जो कि टूर दे फ्रांस फेमिस में पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि वुमेन का मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस कंपटीशन है। ये यूसीआई वुमेन वर्ल्ड टूर कैलेंडर के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो 19 साल की, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेरेमोनियल स्टेज पे। स्विट्जरलैंड में ये टूर्नामेंट हुआ और इसमें 8 साइकिलिस्ट जो हैं अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया की एक साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ का नाम भी शामिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह, उन्होंने पहला आईसीसी अप्रूव्ड क्रिकेट एरेना जो है उस कंट्री का लॉन्च किया है, उसका उद्घाटन किया है और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो उस कंट्री में पहली बार एक बड़ा क्रिकेट एरिना जो है वो बनाया गया है और ये कंट्री है द कंट्री ऑफ तंजानिया। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। तो आईसीसी अप्रूव्ड क्रिकेट वेन्यू जो है वो तंजानिया के अंदर अप्रूव हुआ, उसके बाद वो बनना स्टार्ट हुआ, अब उन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। जय शाह जी आप देख सकते हैं आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे हैं। ब्रिक्स मीटिंग्स को लेके आपने बताना है कि कहां कहां पे ये मीटिंग्स हुई हैं। तो एक बार देख लेते हैं आपने, क्योंकि हर बार हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कई तरह की मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपने कुछ जो है वो खास तौर से पढ़नी है। जैसे कि मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। ये कहां पे हुई? ये लखनऊ के अंदर हुई, यूपी के अंदर हुई। 14th फाउंडेशन डे ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मीटिंग जो है वो कहां पे हुई? ये नई दिल्ली के अंदर हुई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुई है। नेक्स्ट, सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग मीटिंग, एंटी करप्शन वर्किंग मीटिंग जो है वो हैदराबाद के अंदर हुई। नेक्स्ट, ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग, कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो कहां पे हुई है? ये हुई है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये आपने खास तौर से याद रखना है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा A2, B4, C3 एंड D1। तो आंसर क्लियर है। और आपने एनएसओ मीटिंग्स के बारे में देख लेना, एनएसओ की मीटिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। इसका थीम क्या था? क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज ए ड्राइवर ऑफ चेंज। ये आपको खास तौर से पूछा जा सकता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने अम्ब्रेला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ, ताकि जियो साइंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हैंडल कर सकें। और ये स्पेशली किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। आंसर होगा 3। तो मिनरल एक्सप्लोर करना है कहां पे? जियो साइंस की मदद लेनी है, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है जियो साइंस के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सीडैक की हेल्प लेने की जो है वो यहां पे सोची है और उन्होंने उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि सीडैक की मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर फोकस कर सके, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर फोकस कर सकें।
उस आईआईटी का नाम बताना है जिसने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया है ताकि इंडिया का पहला इंडस्ट्री एकेडमी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर सकें। इंडस्ट्री कौन सी होगी? इंडस्ट्री होगी क्रिम्सन एनर्जी, एकेडमिया हो गया आईआईटी, और वो कौन सा आईआईटी है? आईआईटी हैदराबाद। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। तो याद रखना है। और इस प्रोग्राम का नाम है अनुज्ञान। अनुज्ञान मतलब न्यूक्लियर एनर्जी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा जिसमें न्यूक्लियर प्रोफेशनल्स को भी स्किल किया जाएगा और नए लोगों को भी इसमें लेके आएंगे ताकि उनको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता के, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बता के उनको न्यूक्लियर प्रोफेशनल्स में आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के ऊपर हमने फोकस करना है। 8.8 गीगावाट है और इसको 100 गीगावाट तक करना है 2047 तक। 100 गीगावाट। और 2047 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 साल हम अपने देश की आज़ादी के मनाएंगे। 1947 से लेकर 2047 बहुत बड़ा समय जिसमें बहुत कुछ इंडिया ने देखा है। उस पिजन पी वैरायटी का नाम बताना है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई और इंडिया की पहली फुली एनोटेटेड टेलोमेयर रेफरेंस जीनोम की मदद से जिसको बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने इसको स्लाइड से याद रखना है। टेक्निकल चीजें हैं ये, लेकिन इसमें अपने खास तौर से याद रखना है इस वैरायटी का नाम। इस वैरायटी का नाम है आशा। इंडिया की पहली टेलोमेयर टू टेलोमेयर रेफरेंस जीनोम पिजन पी का जिसका नाम क्या है? आशा। और इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। ये पल्स वैरायटी है ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट, हाई यील्डिंग और न्यूट्रिशनल इनरिच्ड पिजन पी वैरायटी जो है वो बनाई जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब बारिश नहीं हुई तब भी ये डेवलप हो जाएगी, फसल ज्यादा होगी तो उसको लेके इसको डेवलप जो है वो किया गया है। उस लाइसेंस का नाम बताना है जो कि नियो फॉरेक्स को दिया गया है और ग्लोबल पे को दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस आगे बढ़ सके और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज जो हैं वो हम और बेहतर कर सकें। और ये मिला है इनको ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 लाइसेंस। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। अब ये दोनों फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में अपनी हिस्सेदारी डाल सकती हैं। अगर किसी ने पैसे भेजने हैं तो भी इसके थ्रू भेजे जा सकते हैं और नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स भी जो हैं अब वो की जा सकती हैं। उस एयरलाइन का नाम बताना है जिसने कोड शेयर पार्टनरशिप की है। कोड शेयर पार्टनरशिप जनरली ये होता है कि अपनी एयरलाइन का जो कोड है, जैसे एयर इंडिया का एआई है तो वो दूसरी एयरलाइन भी यूज करेगी ताकि आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके इंडिया और अजरबैजान की। जैसे दिल्ली से बाकू फ्लाइट जानी है, मुंबई से बाकू जानी है। अब आपको दिल्ली से बाकू जानी है तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही, तो आपने पहले एयर इंडिया की बुक करनी है, बाद में आपने अजरबैजान की बुक करनी है, तो उसका भी कोड आपको एआई से ही दिख जाएगा ताकि आपको फ्लाइट बुक करनी आसान हो जाए। तो यह है अजरबैजान एयरलाइंस। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो एयर इंडिया जो है वो एआई डेजिग्नेटर कोड जो है वो अजरबैजान एयरलाइंस में यूज करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उस पर्सन का नाम बताना है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं सेबी के। और ये दो चीजों को देखेंगे, कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और रिकवरी एंड रिफंड डिपार्टमेंट। तो नाम से पता लग रहा है प्रसन्नता महापात्रा जी हैं ये। तो आंसर क्या होगा इनका? 3 होगा। प्रसन्नता महापात्रा जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाए गए हैं सेबी के और इनका जो 27 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसको सेबी जो है वो इस्तेमाल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखना है। डॉक्टर ध्यानदेव यशवंतराव डीवाई पाटिल जी, उनका देहांत हो गया है। वो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं कौन सी स्टेट्स का? तो ये आपने खास तौर से याद रखना है। ये त्रिपुरा और बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो वो आप कह सकते हो कि एज ए एमएलए भी रहे हैं, पन्हाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए रह चुके हैं। बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, एजुकेशन को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए उनको शिक्षण महर्षि के नाम से भी जो है वो दर्जा दिया गया। तो ये आप याद रख सकते हो। उनको नॉर्मली दादा के नाम से जो है वो ज़्यादा जाना जाता था। उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो खास तौर से आपने याद रखना है, गवर्नर रह चुके हैं त्रिपुरा के भी। त्रिपुरा के रहे थे 2009 से लेकर 2013 तक और बाद में गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं 2013 से लेकर 14 के बीच में। नाम याद रखना है डीवाई पाटिल जी। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे को लेके जो कि 4 अगस्त को मनाया गया। तो आपने याद रखना है हर साल 4 अगस्त को क्लाउडेड लेपर्ड डे जो है वो मनाया जाता है, स्पेशली इनके हैबिटेट को बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड कैट स्पीशीज है, इनको बचाने के लिए स्पेशली ये दिन मनाया जाता है। तो इस दिन को लॉन्च किया गया था एस्पिनल फाउंडेशन ने 2018 में, ताकि हम क्लाउडेड लेपर्ड्स को बचा सके, उनको कंजर्व कर सके प्रोजेक्ट टाइगर की तरह। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया कंजर्वेशन एक्शन प्लान क्लाउडेड लेपर्ड्स के लिए। इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे के दिन इसको लॉन्च किया गया। मैं पहले बता चुका हूं आपको, प्रोजेक्ट टाइगर की तरह अब ये भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है ताकि हम इनको बचा सकें।
कंजर्वेशन एक्शन प्लान के अंदर हम इनकी जो एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स हैं इनको लाइक आप कह सकते हो कि इनको मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इनको कहीं और पे लेके जाया जा रहा है तो वो खत्म करेंगे। वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन की जाएगी, फ्रंटलाइन स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये एम स्ट्रिप्स प्रोग्राम के तहत की जाएगी जिसमें मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एप्लीकेशन के थ्रू इसको किया जाएगा जो कि टाइगर्स के लिए यूज की जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आंसर होगा ऑल ABC। याद रखना है ये दिन मनाया जाता है 4 अगस्त को। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि रिकॉग्नाइज की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क के द्वारा एज ए रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में उनको एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे मान्यता मिल चुकी है एंड ए टेक्निकल सेंटर बनाया गया है क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के द्वारा। और ये 10th एनिवर्सरी थी इस साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क की काठमांडू नेपाल में, तब ये अनाउंस किया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया फार्माकोपिया मिशन। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो इंडियन फार्माकोपिया मिशन को जो है वो स्पेशली एक रिकॉग्निशन मिली है, मान्यता मिली है WHO साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क के द्वारा कि अब वो रीजनल सेंटर के तौर पे जाना जाएगा एक्सीलेंस इन फार्माकोविजिलेंस और टेक्निकल सेंटर रहेगा क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को लेके। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 इन अगस्त। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे पास क्या है? नीति आयोग। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 होगा। तो नीति आयोग ने स्पेशली ये जारी की है रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि किस तरह से हम फ्यूचर रेडी केयर गिविंग इकोसिस्टम को बढ़ा सकते हैं। नर्सिंग क्वालिटी को हमने इंप्रूव करना है, ट्रेनिंग देनी है, क्वालिटी के ऊपर हमने काम करना है, क्वालिटी केयर के ऊपर, और हमने वर्क फोर्स को स्ट्रेंथ करना है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हम काम कर सकें जिससे अपने आप ही वर्क फोर्स जो है वो मजबूत हो जाएगी, अपने आप ही क्वालिटी केयर जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इसने हमने बढ़ानी है। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पवन हंस लिमिटेड के साथ ताकि इलेक्ट्रिक सी प्लेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सके और सस्टेनेबल एविएशन सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर सकें। और ये कंपनी हमारे पास है नायोमी एरोस्पेस जो कि नॉर्वे की कंपनी है। इन्होंने नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है वो स्पेशली साइन किया है ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकें, खास करके इलेक्ट्रिक सी प्लेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम करना है। नॉन बाइंडिंग का बेसिकली मतलब है कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होगी इसमें, वो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि जो लिखा है दैट इज फुल एंड फाइनल, वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। प्रोक्योरमेंट की इसमें कोई खास तौर से कमिटमेंट नहीं रहती कि इतना हमने प्रोक्योर करना है, 10 प्लेन बनाने हैं, 20 बनाने हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इन्वेस्टमेंट की कोई ऑब्लिगेशन जो है वो ऐसा नहीं है। इनक्रिक स्टेटमेंट जो है वो बतानी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3rd बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। 2 महीने में एक बार आती है, इस साल की तीसरी है। और अगर आप देखोगे वैसे अगर पूरे जब से ये स्टार्ट हुआ है तो 62nd नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है। तो देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही नहीं है। पॉलिसी रेपो रेट जो है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर 5.50% है। ये गलत है क्योंकि ये 5.25% है। रेपो रेट जो वो 5.25% है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26-23 का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.7% कर दिया है। पहले 6.6% था लेकिन अब जो है वो 6.7% कर दिया है, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्शन है 26-23 की वो 5% है, तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। पहले जो है वो 5.1% इन्होंने आंकी थी, अब 5% जो है वो कर दी है, बेसिकली 10 बेसिस पॉइंट जो है वो कम कर दी है। तो रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। इससे अगर आप देखोगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो MSFB है, 5.50% है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी कैश रिजर्व रेशियो इंपॉर्टेंट है, 3% है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 18% है। बैंक रेट जो है वो 5.50% है। लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो इसमें जो गलत है वो ए है, तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। इन ऑप्शंस में से किसको कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च विक्रम साराभाई मेडल 2026 दिया गया है? कीवर्ड याद रख लेना, विक्रम साराभाई मेडल 2026। ये उनका कंट्रीब्यूशन स्पेस रिसर्च को लेके, डेवलपिंग कंट्रीज में उन्होंने स्पेस रिसर्च को लेके बहुत ज्यादा काम किया है, इंडिया जैसी कंट्री में। तो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी नाम याद रखना है, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी,
ये बन गई हैं ऐसे चौथी इंडियन जिनको ये मेडल से सम्मानित किया गया है, लेकिन ऐसी पहली इंडियन महिला हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी देखोगे ये सिर्फ तीसरी महिला हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 3 इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट या आप कह सकते हो साइंटिस्ट, उनको ये मेडल मिल चुका है। जैसे कि एक है अनिल भारद्वाज जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी रह चुके हैं इसरो के अंदर, उनको मिल चुका है। फेमस फिजिसिस्ट थे गुरबख्श जी, गुरबख्श सिंह लखन्ना जी, उनको दिया जा चुका है 2014 में। और एक एमिनेंट साइंटिस्ट और भारत रत्न उदुपी रामचंद्रा जी, जिनको यूआर राव के नाम से जाना जाता था, तो उनको भी ये मेडल जो है वो दिया जा चुका है 1996 में। 3 साइंटिस्ट हैं जिनको दिया जा चुका है, चौथी ये है, लेकिन पहली महिला है इंडिया की जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो फॉरेन पोस्टिंग जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की हुई है उनको लेके एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें मैच कर रही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको स्लाइड से याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले है राहुल जैन जी। राहुल जैन जी को लगाया गया सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में रहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्यादेव पुरुषर्था जी, इनको सीनियर एडवाइजर लगाया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, ये भी सही है। हिमांग जनी सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक, ये भी सही है। आदित्य राजेंद्र जी, इनको फर्स्ट सेक्रेटरी बने हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, A1 B2 C3 D4 एक बार आपने पढ़ लेना है कि कौन सा कहां पे लगाया गया है, एक बार ही देखना है इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछे। एक आधी अपॉइंटमेंट जो है वो इसमें पूछी जा सकती है। नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता है। और ये किस बंदे की अचीवमेंट थी, किस इंडियन जेवलिन थ्रोअर की अचीवमेंट थी, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में एक बहुत बड़ा मेडल इंडिया के लिए लेके आता है। और ये मेडल था गोल्ड मेडल टोक्यो जापान के अंदर 2020 में ओलंपिक गेम्स में इसने जेवलिन के अंदर दिलाया था। और ये बंदा है नीरज चोपड़ा। आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो 5th नेशनल जेवलिन डे जो है वो हमने मनाया है 7 अगस्त 2022 को हमने स्टार्ट किया था, ये इसी की याद में स्टार्ट किया था। तो ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई तरह के मेडल हमें दिला चुका है। इसको अर्जुन अवार्ड से हम सम्मानित कर चुके हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित कर चुके हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं, और इवन इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था 2022 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, नीरज चोपड़ा जी। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड ने ये कंफर्म किया है कि 16th एडिशन ऑफ एरो इंडिया जो कि 2027 में होगा, ये कहां पे किया जाएगा? ये किया जाएगा एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में। ये कहां पे स्थित है? ये शहर कहां पे स्थित है, कौन सी स्टेट में स्थित है? मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि हर साल जो एरो इंडिया शो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में किया जाता है। 16th एडिशन है, ये खास तौर से आपने यहां पे याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। अब तक का हर जो ये शो है, जो एरो इंडिया शो है, ये बेंगलुरु में ही किया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ, ताकि स्कूल ग्रासरूट फुटबॉल प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा सके और स्कूल लेवल पे फुटबॉल और उसकी एसोसिएशन को लेकर डेवलपमेंट की जा सके। और ये टाई अप स्पेशली किया है रेयान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा, ताकि स्कूल लेवल पे हम स्पोर्ट्स को और बढ़ा सकें, खास करके फुटबॉल को हम और डेवलप कर सकें स्कूल्स के अंदर। तो इसलिए रेयान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने ये टाई अप किया है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक के रफली हमने करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अगस्त महीने के पहले सप्ताह के हमने करंट अफेयर कवर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंग्लिश में ऑलरेडी आपको वीडियो मिल गया होगा कल, और ये हिंदी का वीडियो है तो आपने इसको जरूर देखना है। जिसने इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश वाला जरूर देख लें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आपने इसको बार बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम से पहले आपको कोई दिक्कत ना आए। 2x पे लगा के इसको देख लें, इवन क्विज मोड पे आप इसको देख सकते हैं। मेरा आंसर देने से पहले पॉज कर लें, आंसर दें और फटाफट आगे जाएं, ताकि फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले आपको ये बेनिफिट जरूर दे सकता है, और फटाफट इसको रिवाइज करें, बार बार देखें ताकि आपको करंट अफेयर याद रह सके, आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम करते हैं ताकि याद रखने की आपको जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है हमारे लिए कि आपने सब्सक्राइब किया। तो हम और इस तरह के वीडियोस जो हैं वो और नए टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे, और इस तरह की वीडियोस आपको भी मिलती रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।